आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप यू ऑल फाइन, आप लोग ठीक ठाक होंगे और आपकी जो पेपर्स की तैयारी अच्छी जा रही होगी। ये हमारी जो वीडियो है कंप्यूटर साइंस ओ लेवल IGCSE दोनों के पेपर टू के लिए बना रहा हूँ। थोड़ा सा इसको लेट हुआ हूँ बनाने में, उसका रीज़न ये है कि मेरे पास आज वैसे मेरा कारोबारी काम बहुत ज़्यादा था और उसके अलावा भी क्या नाम है कि मैं पिछले तकरीबन 2 दिन से मेरी नींद घंटे से 1.5 घंटा है, तो मैं और आज मैंने काम काफ़ी देना है इसके बाद। तो मेरे पास एक्जैक्टली 30 मिनट्स हैं, इसके बाद हम इसमें जितना हो सके कवर करेंगे। मेरा फोकस इसमें प्री रिलीज मटेरियल बहुत कम तक होगा। उसका रीज़न ये है कि जब हम बाकी पेपर कवर करेंगे ना, आपको खुद इस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि प्री रिलीज मटेरियल इवन उसके अंदर जो क्वेश्चन 1 के भी कुछ पार्ट्स हैं ना, वो आप प्रायर नॉलेज पे कर सकते हो। मसला ये होता है कि हम प्री रिलीज मटेरियल को इतना बड़ा हवा बना लेते हैं कि हमारा बाकी पूरा पेपरों से अफेक्ट होता है। मुझसे पर्सनल अगर आप राय मांगो तो पेपर को उल्टा स्टार्ट करना, ठीक है। पेपर का जो प्री रिलीज मटेरियल पार्ट है उससे ज़्यादा मार्क्स आपके बाकी पेपर के हैं, ठीक है। और प्री रिलीज मटेरियल वाले पार्ट के अंदर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो कॉमन सेंस के हैं, यानी कॉमन सेंस से मुराद ये प्रायर नॉलेज के हैं। वो जो स्पेसिफिक पार्ट आपका उस मटेरियल से जो बेस्ड होता है ना, जो आप बिल्कुल मटेरियल बेस्ड के अलावा नहीं कर सकते, वो सिर्फ 7 से 8 मार्क्स का टोटल पार्ट होता है, ठीक है। तो उसमें बात करेंगे अभी, कोशिश मुझे उम्मीद है कि टाइम बच जाएगा, इतना बात कर पाएंगे। बाकी चैप्टर्स को ज़रूर टच किया करें, बच्चे हमेशा से इशू रखते हैं अपने जहन में। इसको पूरे बात करते हैं, इसको स्टार्ट करते हैं और मुझे उम्मीद है मैं 11 बजे इसको लगाने के लिए वो अपलोड करने लग जाऊँगा, क्योंकि ये है कि मेरे पास टाइम बिल्कुल ही बचेगा, बहुत सारे काम और भी इससे पेंडिंग है। देखो पहली चीज़ तो ये है, वो यहाँ पूछता है आपसे, उसे को चीज़ को ना ध्यान से पढ़ा करो। कंप्यूटर के पेपर 2 के अंदर बहुत दफ़ा गलती होती है रीडिंग की। उसने आपको बता दिया एक डेटाबेस है उसका, यानी कि यहाँ पे वो कहता है कि प्लांट्स का वो रिकॉर्ड कर रही है, उसके अंदर डेटाबेस का नाम प्लांट हो गया आपका, ये उसका नाम, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। देखो ना, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें उनको जहन में आप वो किया करें ताकि आपको याद रहे कि भाई किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। डेटाबेस जो है उसका नाम आपके पास आ गया, प्लांट उसका नेम है, ठीक है। उस पर हमारे पास आ गया वो प्लांट सोल्ड बाय नर्सरी को करती है, द टेबल हैज़ दीज, उसने तमाम आपको टेबल के जो फील्ड्स हैं उनके बारे में बता दिए, यानी कि जो टेबल के बेसिकली आपके जो टेबल के मुख्तलिफ कॉलम्स हैं उनके बारे में बता दिए, ठीक है। अब वो कहता है क्यूरी बाय एग्जांपल ग्रिड हैज़ बीन शोन कंप्लीटेड ऑन। अब वो ये गौर से पढ़ो, कहता है कि आपने सिर्फ प्राइस डिस्प्ले करवाने के लिए नेम और नंबर सोल्ड ऑफ द प्लांट्स के लिए वो किया है, यानी क्या, यानी उन प्लांट्स के लिए जो फ्लावर नहीं करते, ठीक है, यानी ऑफ द स्मॉल प्लांट जो कि फ्लावर नहीं, के ऊपर फ्लावरिंग नहीं है, फ्लावर नहीं कर रहे। क्लियर हो गया। अब इसमें ज़रूरी बात क्या है, वो कहता है कि आपने इसके अंदर एरर्स जो है वो आइडेंटिफाई करने हैं। इस क्वेश्चन के मार्क्स उसने दिए होंगे हमें, मैं आपको उसके साथ साथ बताता जाऊँ। ये देखो ना, हमारा टोटल जो क्वेश्चन है ये उसने दिया है हमें 5 मार्क्स का, इस तरह ये। अब इसमें इसके हम एरर्स के ऊपर बात करते हैं, क्या क्या एरर हो सकते हैं। देखो पहली बात तो ये है कि आपने हर जो आपकी रो होती है, हर जो आपका फील्ड होता है बेसिकली, सॉरी, उसके लिए आपने टेबल, वो जो है टेबल का नाम फिल करना होता है। एक डाटाबेस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट, कहीं आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस यूज़ करो, एक्सेस यूज़ करोगे ना, तो उसमें एक डाटाबेस के अंदर बहुत सारे टेबल हो सकते हैं, ठीक है, आप जितने चाहें टेबल बना सकते हैं। तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप, अब हो सकता है इस डेटाबेस के अंदर 5-6 आपके पास और भी वो होते हैं, टेबल हो सकते हैं, यानी मुख्तलिफ आपके पास टेबल होते हैं। हो सकता है इसमें प्लांट होता, दूसरा आपके पास एग्जाम्पल है एनिमल्स होता, ठीक है। तो हमें ये चीज़ क्लियर करनी होती है कि हमने वहाँ पे कौन से टेबल से वो लिया। तो पहली गलती ये आ गई कि उसने तमाम उसके अंदर जो है वो उसको आइडेंटिफाई नहीं किया। आगे पढ़ना शुरू करते हैं। वो हमें कहता है कि उसने कहा भी, उसने कहा कि भाई नेम शो करो, उसने कहा है प्राइस शो करो, उसने कहा है नंबर सोल्ड शो करो। हमें क्या क्या शो करना था, नंबर सोल्ड शो करना था, ठीक है, नेम शो करना था, प्राइस शो करनी थी। ये जो हमारा पार्ट है तो उसने सही तरह फिल किया हुआ है। अब इसमें हम आगे आ जाते हैं, कुछ सॉर्ट करने का उसने कहा है, उसने सॉर्ट है कुछ नहीं कहा, ठीक है, हमने सही किया हुआ है। यहाँ पे इशू वाली बात क्या है, उसने ये जो पोजीशन के ऊपर वो डाला हुआ है, पोजीशन की क्यूरी डाली हुई है, इस क्यूरी में उसने पोजीशन के बारे में पूछा ही नहीं है। उसने हमें कहा है कि सिर्फ आपने उन चीज़ों पर ध्यान करना है कि एक तो उसका नेम क्या है, एक प्राइस क्या है, और वो उनकी जो उन फ्लावर्स की जो सेल नहीं हुए, ठीक है। अब ज़रूरी बात क्या है, यहाँ पे जो हमारी क्यूरी होगी, क्राइटेरिया होगा, आप इसको समझना। हमने जिन चीज़ों को शो करवाना होता है, हमारे जो फाइनल रिजल्ट में जो पार्ट शो होने होते हैं, उनको हम शो में टिक करते हैं। हमने नेम शो कराना था, ये उसने कहा हुआ नेम शो कराओ, ठीक है। हमने प्राइस शो करवानी थी, यहाँ उसने कहा हुआ प्राइस शो करवाओ। हमने अपने नंबर ऑफ सोल्ड प्लांट्स जो है उनको शो करवाना था, उसने यहाँ पे कहा हुआ शो करवाओ। तो ये जो क्राइटेरिया उसने यहाँ पोजीशन की जगह डाला है, ये बेसिकली हमारा क्राइटेरिया क्या है, हमने वो शो करवाने हैं जो डू नॉट फ्लावर, यानी फ्लावर नहीं हुए। अब यहाँ पढ़ो कौन सा जो फील्ड है वो इस चीज़ को डिसाइड करता है। नेम वाला फील्ड उसका नाम डिसाइड करता है, जो फ्लावर वाला फील्ड, जो बाकी पहले बाकी पढ़ लेते हैं, पोजीशन वाला फील्ड डिसाइड करता है कि वो क्या सन में है, शेड में रखना है या आपने उसमें। तो ये क्यूरी हमारी यहाँ अप्लाई नहीं होती, ठीक है। जो साइज है वो होता है कितना लार्ज स्मॉल है, तो ये क्यूरी भी अप्लाई नहीं होती। प्राइस हमने वैसे शो करनी है, नंबर सोल्ड वैसे शो करना है।
जो फ्लावर वाला पार्ट है वो हमें बताएगा कि भाई क्या वो हमारे यानी कि क्या नाम है, जो प्लांट वाले फ्लावर हमारे क्या नाम है, वो फ्लावरिंग प्लांट है या नॉट फ्लावरिंग प्लांट है, जैसा कि उसने हमसे यहाँ पे पूछा हुआ है। ठीक है, अब इससे हमें क्या बात साबित होती है, हमारी क्यूरी इस वाले फील्ड में आनी चाहिए थी, हमारा जो क्राइटेरिया है बेसिकली इस फील्ड में आना चाहिए था। यहाँ मैं इसको इरेज करके साफ कर लूँ, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया ये ना, तो थोड़ा सा इसको साफ करके हम लोग ये बात क्लियर कर सकें। समझाने वाली बात ये है कि देखो क्राइटेरिया और शो वाली चीज़ अलग होती है, इसको ध्यान में रखना, यहाँ कॉमन मिस्टेक होती है। कई बार जो आपका क्राइटेरिया होता है हो सकता है कि आपने उसे शो ना करना हो फाइनल में। देखो हमारे पास अब जो पहला मसला निकला है, फर्स्ट गलती हमने निकाली कि टेबल नहीं फिल किए हुए, सही है। दूसरी चीज हमने निकाली कि उसने जो है यहाँ पे ये जो है गलत फिल किया हुआ है। तीसरी बात ये कि उसने यहाँ क्राइटेरिया नहीं फिल किया हुआ है, जहाँ पे क्राइटेरिया होना चाहिए था वहां उसने क्राइटेरिया मिस किया हुआ है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या वो इस डब्बे को टिक करेगा? वो इस डब्बे को टिक नहीं करेगा, क्योंकि उसने हमसे नहीं कहा कि हमने उनको दिखाना है कि कौन से फ्लावर्स नहीं करते से, उसने कहा है कि उनका नंबर दिखाना है सेल का जो फ्लावर नहीं करते। तो यहाँ हमारा क्राइटेरिया आएगा लेकिन हम उसको शो नहीं करवाएंगे। अच्छा फर्ज करो वो यही हमें कह देता कि आपने नेम शो करना है, आपने प्राइस शो करनी है और आपने शो करना है कि कौन से जो फ्लावर्स हैं, यानी कौन से जो आपके क्या नाम है प्लांट्स है वो फ्लावर नहीं करते, लेकिन ये वो प्लांट्स होने चाहिए जो कि आपके कम से कम 100 बिके हों। एग्जाम्पल है, अब हम इसमें क्या करते हैं, हम इसमें नेम को टिक करते हैं शो करवाने के लिए, प्राइस को टिक करते हैं, फ्लावर को टिक करते हैं, लेकिन हम उसका जो नंबर सोल्ड है उसे टिक ना करते, क्योंकि उसने हमें नंबर सोल्ड करने का शो करने का ना नहीं कहा हुआ है। लेकिन हम जब क्राइटेरिया बनाते हैं तो हमारा जो क्राइटेरिया है फ्लावर की जगह इधर आता है, हम उसे कहते हैं कि भाई जो हमारा सेल है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 100 होनी चाहिए। ठीक है, तो ये क्राइटेरिया और जो शो करवा रहे हो इसका डिफरेंस अपने ज़हन में रखा करो कि वो क्या आपसे मांग रहा है। ठीक है, अच्छा उसके अलावा उसने हमसे और कुछ इस तरह की बात की, कोई और गलती नजर आती है इसमें, हम वो भी देख लेते हैं। अच्छा देखो, अब क्वेश्चन सही पढ़ना कितना जरूरी होता है। देखो अगर आप क्वेश्चन गौर से पढ़ोगे तो उसने हमें कहा हुआ है द नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट डू नॉट फ्लावर। इसका मतलब ये हमारे यहाँ पे दो क्राइटेरिया एग्जिस्ट करते हैं। एक क्राइटेरिया है कि हमारा फ्लावर करता है या नहीं करता, ट्रू फॉल्स उसकी जो वैल्यू है। तो दूसरा क्राइटेरिया है हमने जो हमारा साइज वाला फील्ड है उसका हमारा एक क्राइटेरिया बनेगा। हम इसमें डिसाइड करेंगे कि क्या उसके अंदर इज इक्वल टू इन्वर्टेड कॉमास जो वैल्यू है वो स्मॉल है। ऑब्वियस बात है कि हम एक स्ट्रिंग चेक कर रहे हैं, हम एक रिटर्न जो चीज़ है उसको चेक कर रहे हैं, तो हम क्राइटेरिया को इस तरह बनाएंगे अपने। ठीक है, यानी इसके अंदर हम अपना वो वर्ड लिखेंगे जो हमने यहाँ पे स्मॉल का वर्ड यूज़ किया हुआ है वो लिखेंगे। जो हमारा वो वाला है फ्लावर वाला, उसमें हमने ट्रू फॉल्स डिसाइड करना है, जो कि बुलियन करेक्टर है, तो उसमें आप जो है ट्रू फॉल्स का इस तरह ही उसको फिल कर देंगे। सही है, जो बात समझाने वाली है। तो ये पूरी बात हो गई हमारी। देखो अब इसमें हमारे पास क्या क्या मिसिंग था, साइज वाला हमारे पास क्राइटेरिया मिसिंग था, फ्लावर वाला क्राइटेरिया मिसिंग था, पोजीशन वाला क्राइटेरिया एक्स्ट्रा था, हमारे टेबल का नाम फिल नहीं हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मार्किंग स्कीम ऐसा सारा चेक करते जो आंसर वैसा यही होगा इसका। देखो उसने यही कहा हुआ है, कहाँ गया है मार्किंग स्कीम उसकी, ये देखो हमने इसमें सही में अगले उस पर आ गया हो ना, क्राइटेरिया नहीं सेट किया हुआ, ठीक हो गया, ये आ गया, हमने उसका क्राइटेरिया कॉलम नहीं सेट किया हुआ, वो नहीं किया हुआ, टेबल का हमने नाम नहीं फिल किया हुआ। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वो मैं कहता है कि री राइट द करेक्टेड थ्योरी बाय एग्जाम्पल। ऑब्वियसली बात है, हम पूरी थ्योरी पढ़ चुके हैं। हमने देखो ये हमारे टेबल के जो फील्ड के नेम है ये एग्जैक्ट टू एग्जैक्ट ऐसे ही पुट हो जाएंगे, बिल्कुल सही किए हुए उसने। टेबल का नाम हमारा तमाम फील्ड्स के नीचे आएगा। जो हमारा सॉर्टिंग है, हमें किसी उसने कहीं नहीं कहा कि हमने लार्जर टू स्मॉलर शो करना है, स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट शो करना है, सॉर्टिंग कुछ भी नहीं होगी। हमने जो उसमें वो शो करने हैं, क्या नाम है, जो हमने उसमें वैल्यू शो करनी है उसमें हमारे पास एक वैल्यू आ जाएगी हमारी नेम की, दूसरा हमारे पास प्राइस आ जाएगी, तीसरा हमारे पास जो है नंबर सोल्ड आ जाएगा। हमारे पास जो दो क्यूरीज आनी चाहिए वो एक क्यूरी हमारी इस क्राइटेरिया यानी कि बेसिकली क्राइटेरिया साइज वाले उसमें आएगा, एक हमारा फ्लावर वाले उसमें आएगा, जिसमें आपको समझाया है कि हम इस तरह करके उसका क्राइटेरिया लिखेंगे। ठीक है, और हमारे पास क्या चीज़ है इसके अंदर, बाकी हमारे पास जो है अच्छा ज़रूरी बात यहाँ उसने कहा हुआ है कि एक और इसमें एग्जांपल समझ लो, यहाँ उसने कहा हुआ है द नंबर ऑफ स्मॉल प्लांट्स दैट डू नॉट फ्लावर। इसका मतलब ये कि दोनों क्राइटेरिया हमारे एक टाइम पे मीट होने जरूरी हैं, तो ये हमारे सिंगल एक ही लाइन के ऊपर आएंगे। ठीक है, अगर वो हमें कहता कि द नंबर ऑफ सोल्ड फॉर ईदर स्मॉल प्लांट्स और द वंस दैट डिड नॉट फ्लावर, तो फिर हम उसको अलग अलग लाइन पे लिखते हैं। हमारा एक क्राइटेरिया ऊपर वाली लाइन पे आता, दूसरा जो उसका मुतबादल क्राइटेरिया है वो हमारा उससे नीचे वाली लाइन पे आता है। जरूरी बात यहाँ एक और चीज़ याद रखना कि जो आपका स्ट्रिंग चेक करने के लिए होता है उसमें आप क्वेरी इस तरह फिल करते हो, जो बुलियन है यानी कि आपका येस नो के अंदर है बेसिकली, उसके लिए आप सिंपल जो है वहाँ पे सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिख सकते हो, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है उसने बुलियन चेक करना है, उसमें आपको ये इज इक्वल टू स्ट्रिंग डालने की जरूरत, यानी बेसिकली स्ट्रिंग बनाने की जरूरत नहीं होती। उसकी समझाने वाली बात है मेरी, उसके इन्वर्टेड कॉमास डालने की जरूरत नहीं होते, क्योंकि वो टेक्स्ट चेक नहीं कर रहा, वो आपका बुलियन उसकी वैल्यू चेक कर रहा है। ठीक हो, तो जब आप बुलियन चेक कर रहे हो उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है कि आप इस तरह इन्वर्टेड कॉमास जो है वो नहीं डालोगे, यानी कि जो हमारे उसके इर्द गिर्द क्या होता है कोटेशन मार्क्स नहीं डालोगे, वो स्ट्रिंग के लिए होता है, बुलियन के लिए आप सिर्फ इज इक्वल टू डाल के जो आपको वैल्यू है वो लिख दोगे, या ग्रेटर टू लेसर टू जो भी आप करना चाह रहे हैं। ठीक है,
ये हमारा देखो डेटाबेस का क्वेश्चन अब समझ आ गया। अच्छा, अगर वो आपको कोई बहुत मुश्किल डेटाबेस देगा ना, तो ऊपर उसका एक पार्ट करके दिखाएगा कि यार इसमें ये करना है, ठीक है, उसके फॉर्मूला को देख के कि उसने क्या किया, वो अप्लाई कर देना, आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। कोई इसमें रॉकेट साइंस वाली बात नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी जो हमने मेन बातें समझी, पहली बात समझी डेटाबेस का नाम रूल से कौन से पढ़ना है, दूसरी बात क्या समझी, हमें टेबल्स को देखना है, कॉन्स्टेबल क्या कर रहा है, उसकी टाइप ऑफ वैल्यू क्या है। तीसरी चीज़ हमने क्या समझी इसके अंदर, हमें तीसरी चीज़ें समझी कि हम जब वो कर रहे होते हैं कोई जो क्राइटेरिया है वो हमारा शो होगा एक ही लाइन के ऊपर, सेम एक ही क्राइटेरिया की लाइन के ऊपर दो क्राइटेरिया या तीन क्राइटेरिया शो होंगे जो कि एंड की फॉर्म में आ रहे हैं, कि जो सारे मीट होने जरूरी हैं। अगर दोनों में से कोई भी क्राइटेरिया मीट हो सकता है तो एक आपका पहले रो में आएगा क्राइटेरिया, कि दूसरा उस पर और वाली रो में आएगा, दूसरी रो में आएगा। अगर आपके दो क्राइटेरिया मीट एक साथ होने जरूरी है और एक अकेला, तो ये जो दो एक साथ हैं एक ही लाइन के अंदर आ जाएंगे, और जो एक अकेला मीट होना जरूरी है इनके अलावा, तो वो आपका नीचे वाली लाइन में आ जाएगा, ठीक है। इस तरह जो है आपका हमने ये जो शो करवाने हैं, शो नहीं करवाना या नहीं करवाना, इसका ताल्लुक उसके यूज़ होने से नहीं है। कई बार कुछ वैल्यूज़ यूज़ हो रही होती हैं जो कि शो नहीं करवाई जा रही होती हैं, इसको आपने ज़हन में रखना है, ठीक है। तो ये तमाम बातें ज़हन में रख के मुझे उम्मीद है कि आपका डेटाबेस की क्यूरी वाला क्वेश्चन जो है आसानी से निकल जाएगा। कोई डेटाबेस में वैल्यू फाइंड करनी हो तो ऊपर दिखा देता है कि इस तरह फाइंड करनी है। अच्छा, अब हमारे पास आ गया ये देखो, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, मैंने वीडियो पेपर 1 की बनाई थी। अच्छा, एक चीज़ मैं नीचे नोट्स का लिंक डाल रहा हूँ, उसमें मैंने कॉमन मिस्टेक्स बहुत सारी लिखी हुई हैं। इतने डिटेल्ड नोट्स हैं पेपर 2 के, हर चैप्टर के, जो हर मेन पार्ट है पेपर 2 का, आपके लॉजिक गेट्स, सॉरी आपके लॉजिक गेट नहीं, आपके एल्गोरिदम के, आपके जो सूडो कोड के, फ्लो चार्ट्स के, आपके डेटाबेस के, इतने डिटेल्ड नोट्स हैं, बड़ा हेल्प करेंगे, जरूर देख लेना, ठीक है। अच्छा, अब ये आ गया, देखो एक क्वेश्चन मैंने कहा था आपको उसके अंदर पिछली वीडियो में भी कि एक क्वेश्चन सीडो कोड का हमारा क्वेश्चन 1 के अलावा भी आता है, ठीक है। अब ये कॉमन सेंस की बात है कि हमें यहाँ पे वो कहता है आपका एक 1 डायमेंशनल एरे, यानी कि उसके अंदर हमारे पास सिंगल, यानी उसमें वैल्यूज जा रही हैं, और ईच आप वो कहते हो कि उसने हर एलिमेंट को जो है 0 पे सेट करना है। अब ऑब्वियस सी बात है कि हमें, क्योंकि एरे है, हमें बार बार वैल्यूज़ को उसमें से पास कराना पड़ेगा, बार बार हमें एरे को पास कराना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कहता है एक सीडो कोड लिखो। अच्छा, वो कहता है मोस्ट सूटेबल लूप, जरूरी बात, सबसे सूटेबल लूप जहां आपको एग्जैक्ट वैल्यूज दी हो, 1 से 20, 0 से 30, 40 से 90, उसमें सबसे सूटेबल लूप होता है हमारा फॉर टू, और उस वाला जो हमारा फॉर टू वाला लूप है बेसिकली, ठीक है। फॉर टू, ये जो हमारा लूप है, ये हमारा लूप सबसे ज़रूरी होता है, इस तरह जहाँ हमें एग्जैक्ट वो दी होती हैं। जो हमारा रिपीट लूप है, ठीक है, रिपीट लूप और वाइल लूप में फ़र्क ये है कि रिपीट लूप में एक दफ़ा आपका लूप ज़रूर चलता है। उसका रीज़न समझ लो, मैं यहीं आपको करके दिखा देता हूँ। देखो, रिपीट का स्ट्रक्चर क्या है, हम यहाँ पहले रिपीट लिखते हैं, ठीक है, हम उसके बाद कंडीशन नहीं लिखते, हम पूरा जो काम करना चाहते हैं वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ए इज इक्वल टू ए प्लस बी, काउंट इज इक्वल टू, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, काउंट प्लस 1, यानी जो हम लोग बेसिकली करना चाहते हैं ना, हम वो सारा उससे करवाते हैं। जब हम वो सारा करवा लेते हैं तो हम एंड में उसे कहते हैं कि अब आप उसको चेक करो, कब तक उसने रिपीट करना है, जब तक ये है कि फ्ला कंडीशन मीट ना हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू 21, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। समझाने वाली बात क्या है, यहाँ पे हम ऑब्वियसली आपका जो आपका सीडो कोड होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ चलता है, पहले ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी, फिर ये चीज़ होगी। इसका मतलब ये है कि रिपीट लूप कम से कम एक दफ़ा रन जरूर होता है। एक दफ़ा तो ये सारे स्टेप होंगे क्योंकि उसने कंडीशन ही एंड में चेक करनी है। फ़र्ज़ करो अगर मैं पहली ही ए की वैल्यू 22 डाल देता हूँ, जो कि मेरी इस कंडीशन के हिसाब से ऑब्वियस ही बात है कि 22 की वैल्यू के ऊपर मेरा लूप रन नहीं करना चाहिए, तो रिपीट लूप फिर भी एक दफ़ा रन करेगा, क्योंकि रिपीट लूप में पहले यहाँ पे रिपीट पे कोई कंडीशन नहीं है, वो ये करेगा, वो ये करेगा, फिर जब वो यहाँ आएगा तो चेक करेगा कि क्या भाई वो वैल्यू 22 थी या जो भी थी, ठीक है। तो इसका मतलब है रिपीट लूप कम से कम एक दफ़ा चलता है। अगर आपने कोई ऐसा लूप बनाना है, देखो फॉर लूप हो गया जहां आपको एग्जैक्ट दिया हुआ है 1 से 20, 2 से 30, 5 से 90, व्हाटसोएवर। रिपीट लूप हो गया जहां आपका लूप कम से कम एक दफ़ा रन करना ज़रूरी है। जो आपका वाइल लूप होता है उसमें फ़र्क क्या है, वाइल लूप और आपका जो इसका एंड वाइल वाला है, इसमें फ़र्क ये है कि वाइल लूप में कंडीशन स्टार्ट में चेक हो रही है, हम यहाँ कंडीशन लिखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वाइल एक्स इज लेस देन 21, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। तो वाइल लूप जो है वो, इससे फ़र्क ये पड़ता है कि वाइल लूप हो सकता है एक दफ़ा भी रन ना करे। फ़र्ज़ करो मैं यहाँ पूरी वही बात लिख देता हूँ, ए इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, काउंट इज़ इक्वल टू काउंट प्लस 1, पूरा मैंने वही लिख दिया, ठीक है। अब ज़रूरी वाली बात क्या है, ज़रूरी बात यह है कि जब वो ऊपर से नीचे आ रहा होगा तो पहले वो यहाँ आएगा, इन सब से पहले, इन तमाम चीज़ों से पहले वो पहले ये कंडीशन चेक करेगा। अगर मेरी यहाँ सॉरी इसको मैं ग्रेटर देन कर दूँ ना, मैंने वहाँ पर ग्रेटर देन किया था ना, हाँ ग्रेटर देन इक्वल टू। अब फ़र्ज़ करो मेरी पहली ही वैल्यू x की जो है वो ऑलरेडी 22 है, वो यहाँ से आया 22 थी, यहाँ आया 22 थी, जब वो यहाँ आया उसने चेक किया कि भाई मेरा
उसने पहले स्टार्ट में ही कंडीशन चेक की, मेरी वैल्यू x की 22 थी, उसने कहा x से 22 बंद होगा तो हम इस बार ये लूप नहीं चलाएंगे, उसने यानी कि सॉरी ये उसने कह दिया कि हम उसको चलाएंगे तो वो उसको रन कर देगा, ठीक है। अब यही अगर फर्ज करो मैं ये लिखता, यानी सेम जो है मैं लिख देता वाइल x इज लेस देन 21 और हमारे पास आ गया a इज इक्वल टू a प्लस बी, काउंट इज इक्वल टू हमारे पास आ गया काउंट प्लस 1 और हमारे पास एंड वाइल आ गया, ठीक है। अब इसमें जरूरी बात क्या है, जरूरी बात इसमें यह है कि अब फर्ज करो ऊपर से नीचे आ रहा है, उसने यहां पे आया, ठीक है, यहां पे आया, उसने यहां आके चेक किया, अब मेरे पास पहली x की वैल्यू है 22, वो कह रहा है कि इस लूप ने चलना है तब तक जब तक x की वैल्यू जो है 21 से कम कम है, ठीक है। यहां मेरी पहली वैल्यू 21 से ज्यादा है, तो इसका मतलब यह है कि वो इस लूप को एक दफा भी रन नहीं करेगा, वो ये तमाम कंडीशंस रन ही नहीं करेगा, वो सीधा यहां से नीचे आ जाएगा, जो भी यहां मैंने और चीज फर्क करो, यहां पे आउटपुट लिखा हुआ है तो वो यहां एंड नीचे आ जाएगा, प्रिंट लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल, तो वो यहां पे आ जाएगा, वो ये पूरी चीज रन नहीं करेगा। तो वाइल और रिपीट लूप में पहला डिफरेंस ये हो गया कि रिपीट लूप कम से कम एक दफा रन होता है क्योंकि उसकी कंडीशन एंड में चेक हो रही होती है। वाइल लूप जो है वो आपका हो सकता है एक दफा भी रन ना हो, डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू या जो भी आपका चेक है उसके लिए, क्योंकि उसकी चेकिंग स्टार्ट में हो रही होती है। एक और फर्क क्या है, रिपीट लूप का जो है हमारे पास कंडीशन होती है अनटिल, जिसका मतलब ये है कि जब तक, यानी अगर वो कहता है x इज ग्रेटर देन 20, एक ये ग्रेटर देन 21 और एक है वो कहता है हमें वाइल x इज ग्रेटर देन 21। अब इन दोनों में बड़ा फर्क है, बच्चे इसको अक्सर गलत कराते हैं। अनटिल x इज इक्वल टू 21 का मतलब ये है कि जब तक x की वैल्यू 21 तक नहीं पहुंचती, ठीक है, यानी बेसिकली वो ये कह रहा है कि जब तक x की वैल्यू 21 से कम कम है तब तक रिपीट होता रहेगा। समझो इस बात को, जिस वक्त x की वैल्यू 21 या उससे 21 से एक्सीड कर गई हमारी तो रिपीट लूप बंद हो जाएगा। अब यहां मैंने सेम वही कंडीशन लिखी है उसके अंदर, लेकिन यहां उसकी एप्लीकेशन डिफरेंट है वाइल के अंदर। वाइल ये कह रहा है कि जब तक वो 21 से ज्यादा है लूप को रन करते रहो। इसका मतलब ये कि अगर मेरी फर्ज करो यहां पे x की वैल्यू होती, फर्ज करो मेरी x की वैल्यू रिपीट लूप में आती 22, तो ये मेरा लूप इसके बाद एंड हो जाता, क्योंकि यहां वैल्यू मेरी x से ज्यादा चली गई है। वो उसने यही कहा है कि जिस x 21 ज्यादा चली गई है, उसने यही कहा हुआ है कि जब तक, इनका मतलब समझो, अनटिल का मतलब है जब तक, वाइल का मतलब है, इन देखो अनटिल का मतलब है जब तक ये नहीं होता आप ये काम करते रहो, ठीक है। वाइल का मतलब है जब तक ये काम हो रहा है तब तक ये काम करते रहो। इन दोनों में बड़ा फर्क है। रिपीट लूप हमें कह रहा है कि जब तक ये काम, ये कंडीशन मीट नहीं होती, रिपीट लूप को चलाते रहो, ठीक है। वाइल लूप ये कह रहा है कि जब तक ये कंडीशन मीट हो रही है ना, इस लूप को चलाते रहो, जिस वक्त ये कंडीशन मीट होना बंद हो जाए लूप बंद कर दो। ये डिफरेंट बात है। अगर मैं यहां पे 22 की वैल्यू इस वाले में पास करवाऊंगा अंटिल में, तो इसका मतलब ये है कि हमारी वैल्यू 21 से एक्सीड कर गई है, अगला इटरेशन हमारा रिपीट लूप का नहीं चलेगा। यहां अगर मैं वाइल लूप के अंदर उसने कंडीशन दी हुई है x इज ग्रेटर देन 21, मैं उसमें x इज इक्वल टू 22 पास करवाता हूं, तो यहां पे वो ये कह रहा है कि जब तक यानी कि x 21 से ज्यादा है इसको आप रन करते रहो, ठीक है। तो यहां ये वैल्यू हमारी उसकी अगली इटरेशन की तरफ जाएगी। हाँ, अगर यही वैल्यू मेरी 20 होती तो ऑब्वियसली बात है हमारा 21 से कम हो जाता, वो यहां पे जो है उसको खत्म कर देता। तो समझाने वाली बात ये है कि रिपीट अनटिल जो है इसमें हम बात कर रहे हैं जब तक वो कंडीशन मीट ना हो काम करते रहो। वाइल में हम ये कह रहे हैं कि जो आई कंडीशन लिखी हुई है जब तक वो मीट हो रही है वो काम करते रहो। ये दोनों बड़ी डिफरेंट बातें हैं, इनका डिफरेंस ध्यान में रखना। एक तरफ वो कह रहा है जब तक वो हो रही है वो काम करते रहो, एक तरफ वो कह रहा है जिस वक्त वो मीट हो खत्म कर देना। इन बातों को समझ चाहिए, ठीक है। ये आपको एक जरूरी बात बताने वाली थी इसके अंदर, ठीक है। और यहां पे ऑब्वियसली बात है कि हम फॉर वाला लूप यूज करेंगे क्योंकि हमारा यहां पे हमें एग्जैक्ट वैल्यू दी हुई है। अच्छा, अब फॉर लूप के कुछ और बेनिफिट सुन लो। एक तो फॉर लूप में हमें अलग से काउंटिंग नहीं करनी पड़ती, कि फॉर लूप के अंदर ही काउंटिंग हो रही होती है, तो हमें अलग से काउंटर नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हमें अलग से काउंटर की वैल्यू नहीं देनी पड़ती उस लूप के स्ट्रक्चर को। दूसरा बेनिफिट हमें उसके अंदर ये और चल जा भाई, पता नहीं मैंने क्या चला ही नहीं चला। अच्छा खैर, फॉर लूप में मैं जो बात आता है, फॉर लूप में एक मेन बात ये होती है कि फॉर लूप जो होता है आपका, वो उसकी कुछ बेनिफिट्स क्या हैं। एक और उसका बेनिफिट ये है कि उसमें आपको अलग से काउंटर नहीं लाना पड़ता, उसमें उसके फॉर लूप के अंदर ही काउंटर चल रहा होता है। देखो जितने भी आपके ये है ना, आपका ये जो, मैं थकन से मेरी एक तो राइटिंग इतनी फारिग आ रही है, अल्लाह माफ करे। देखो जो आपका वाइल लूप है, लूप के इसके कंडीशन के अंदर कहीं भी काउंटिंग नहीं हो रही, हर इटरेशन पे ऑटोमेटिक काउंटिंग नहीं हो रही। रिपीट लूप के अंदर जो है, रिपीट लूप की भी देखो कंडीशन के अंदर इटसेल्फ कहीं पे काउंटिंग नहीं हो रही हमारी, ठीक है। तो
इन दोनों के अंदर मसला ये है कि इसमें हमें लूप के अंदर कहीं ना कहीं काउंटर लगाना पड़ता है, काउंट इज इक्वल टू वाला, ठीक है। फॉर लूप का बेनिफिट ये है कि फॉर लूप के अंदर उस लूप के अंदर इटसेल्फ काउंटिंग हो रही होती है, ठीक है। जैसे हम लोग करते हैं ना फॉर, यानी वो हमारा आ गया ना कि हम करते हैं फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग यानी हम उसको एग्जांपल से कर ले। अब यहां आप वेरिएबल भी डाल सकते हो, आप उसको फॉर एग्जांपल एक्स कह दो, आप चाहो तो उसे काउंट कह दो, आपकी मर्जी है। उसके बाद आप, अच्छा ये इशू होता है, बच्चे कहते हैं इज इक्वल टू लगाएं या हम लोग एरो लगाएं, दोनों लगा सकते हैं, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, ठीक है। हाँ ज्यादा फॉर्मल मेथड है एरो लगाने वाला, लेकिन मैंने खुद भी कभी इतना एरो को प्रेफर नहीं किया। आप इज इक्वल टू लगा दो, कुछ नहीं होता। ज्यादा फॉर्मल रहना है एरो लगा दो, कोई मसला नहीं है, ठीक है। अब यहाँ ऑब्वियस ही बात है कि हम इसके अंदर ऑलरेडी वो जो है 20 30 जो भी हमारा वो बन रहा है, 40 जो भी है हम वो चला रहे हैं, तो यहाँ पे हम ऑलरेडी लूप के अंदर काउंटिंग कर रहे हैं, तो काउंटर अलग से नहीं करना पड़ता। फिर हमें उसके जो एरे के वो है वेरिएबल्स हैं उनको अलग से वैल्यू नहीं देनी पड़ती, ठीक है। बाकी दोनों में हमें काम करने पड़ेंगे क्योंकि उसके अंदर ऑब्वियस ही बात है उसके अंदर काउंटर नहीं है। तो अच्छा अभी आपका स्ट्रक्चर आ गया, बाकी तो उसमें कोई मुश्किल बात नहीं है इसको पूरा। अच्छा उसने जगह ज़्यादा दी हो ना, इसका मतलब ये नहीं सारी जगह यूज़ करनी है। आम तौर पे ऐसे होगा कि जितने मार्क्स हैं ना उसके तकरीबन उसमें उतने ही स्टेप्स बन रहे होंगे। देखो पहला स्टेप हमारा इसके अंदर आ जाएगा, हमने पहली चीज़ जो करनी है वो हमने अपना वो लगाना है काउंटर, ये कैपिटल आएगा, मैं गलत लिख बैठा हूँ उसे, ठीक है। यहाँ पे आप उसे कर दोगे, फॉर आपका आ गया इसका काउंट, आप इसको एक्स भी कह सकते हो, कोई मसला नहीं होता, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ आ गया 1 से 20 है ना, 1 to 20। दूसरा हमारे पास हमने उसके, अब यहाँ हमें एरे का नाम उसने दिया हुआ है, ना दिया तो हम चेंज कर सकते हैं, हमें यहाँ पे उसका नाम उसने दिया हुआ है। अब यहाँ वो बार बार इटरेशन उसकी चलाएगा, हमें यहाँ पे उसका वही लिखना है, डाटा एरे, स्पेलिंग यही थे इसके, ARRAY, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, यहाँ पे हम उसको डालेंगे काउंटर उसका, ये ज़हन में रखना। ये जो फॉर का काउंटर होता है यहाँ बेशक काउंट लिखा हो, एक्स लिखा हो, वाई लिखा हो, जी लिखा हो, डब्ल्यू व्हाटसोएवर, लेकिन वो यहाँ पे भी आपका वही नाम आता है उसका, क्योंकि उसको आप उसी के थ्रू उसको चेक कर रहे होते हैं। हमने वहाँ वैल्यू जीरो करनी है उसकी, यानी हम उसमें जीरो वैल्यू पुट कर रहे हैं, यूँ समझ लो कि जीरो वैल्यू उसमें जा रही है, ठीक है, समझाने के लिए। फॉर की एंडिंग करना मत भूलना, जरूरी बात है, बच्चे भूल जाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो काउंट है उसका, वो उसकी एंडिंग बन जाएगी। इसमें कितने 3 स्टेप सारे शुरू हुए हैं, बच्चे उसमें 20 स्टेप करने की कोशिश करते हैं, कोई फायदा। इसमें हमने जो जरूरी बात समझी क्या है, एक बात तो हमने समझी कि हमें काउंट अलग से नहीं करना पड़ा, दूसरा हम इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, एक्स वाई जी व्हाटसोएवर, लेकिन काउंट बेहतर है क्योंकि वो हमें ट्रेस करना आसान होता है क्या हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। बाकी हमने वो कंडीशन एग्जैक्ट हुए जितना एरर था वो डाल दी है, ठीक है। डाटा एरे हमने वहाँ पर उसके अंदर काउंट करके उसमें जीरो की वैल्यू पुट करवाई। ये जो काउंट है ये इटरेशन का नंबर है, हर इटरेशन में हम लोग करते रहेंगे। नेक्स्ट करके हमने काउंट करके उसको एंड कर दिया, दैट्स मोर देन इनफ, कोई बात नहीं है इसमें, ठीक है। अब वो मैं कहता है ये कि एक्सप्लेन हाउ द तुमको एक्सटेंडेड इन 3 अटेम्प्ट्स एट इम्प्रूवमेंट मैचिंग, ये कोई उसका क्वेश्चन होगा ना, ये आ गया आपका, ठीक है। अब आ गया ट्रेस टेबल का, इसमें जो मसले वाली बात है, ट्रेस टेबल में ये ज़रूर देखा करो कि कौन सी चीज़ आपकी एक लूप के अंदर है, कौन सी चीज़ आपकी लूप से बाहर है, क्योंकि जहां आपकी चीज़ लूप के अंदर या बाहर होगी वहां आपको कहीं ना कहीं जो है एक लाइन के अंदर, या तो लाइन आपको जीरो से ख़त्म करनी पड़ेगी या आपको वैल्यू नेक्स्ट लाइन पर जानी पड़ेगी। तो इस चीज़ को जरूर देखा करो। देखो आप उसको शुरू में देख लो ना, यहाँ पे देखो आप ये देख रहे हो कि यहाँ से शुरू हो रहा है आपका ये पूरा आपका जो है एक लूप चल रहा है, ठीक है। एक हमें ये चीज़ देख ली, इसके अंदर आगे देखो हमें और इसके कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स क्या हैं, ठीक है। हर बार वो हमें आउटपुट पासवर्ड कहेगा, ठीक है, हर बार हम इनपुट करेंगे। अब उसके बाद पहली कंडीशन, कंडीशन नंबर 1 जो है ये हमारी आ गई यहां तक, ठीक है। उसके बाद हमारी इसकी एक सब, ये नेस्टेड इफ की, ये है नेस्टेड इफ का केस। अच्छा नेस्टेड इफ का एक तरीका ये भी होता है समझने का, उसकी इंडेंटेशन देखा करो, ये 2 फिंगर स्पेस है ये देखा करो, अगर ये आगे जा रही है ना तो बेसिकली जो चीज़ ज़्यादा राइट साइड पे है वो उससे जो कम लेफ्ट राइट साइड वाली चीज़ है, जो थोड़ी सी लेफ्ट साइड पे चीज़ है उसके अंदर है, उसका नेस्टेड पार्ट है। ये हमारी उसकी एक नेस्टेड कंडीशन आ गई, ठीक है। ये हमारा जो वो वाला इफ है, ये बड़े वाला इफ, ये खत्म हो गया, ठीक है। ये हमारा जो है इसके अंदर, सॉरी हमारा एक इफ देन एल्स, ये हमारी इसकी एक नेस्टेड कंडीशन आ गई, ठीक है। ये हमारे पास उसका जो पूरा यानी कि कंडीशन पूरी हो गई। ये हमारा जो है एक इफ पूरा हो गया छोटे वाला, सही है। ये हमारा जो बड़ा इफ चल रहा था, ये बड़ा इफ जाके हमारी इसकी जो हमारे पास दूसरी कंडीशन है वो ये आ गई। ये हमारा जो बड़ा इफ है ये पूरा हो गया, ठीक है जी। ये हमारे पास उसका आखिरी वाला पार्ट आ गया। अब इसका मतलब क्या है, मैंने आपको भी समझाया, अंटिल 9, यानी इसका मतलब ये वो कह रहा है कि जिस वक्त 999 होगा ना ये लूप रुक जाएगा। अगर वो आपको कहता वाइल पासवर्ड इज 999, तो इसका मतलब है जब तक 999 रहेगा पासवर्ड वो आपका लूप चलता रहेगा। तो कितनी डिफरेंट बात है। रिपीट में वो कह रहा है अंटिल 999, तो जिस वक्त 999 खत्म कर देंगे, 999 हुआ खत्म कर देंगे। और वाइल में वो कह रहा है कि वाइल में वो कह रहा है कि जब तक ये है चलाते रहो, तो वाइल में जब तक 999 रहेगा हम चलाते रहेंगे, जिस वक्त ऊपर नीचे खत्म कर देंगे।
ये बिल्कुल ऑपोजिट्स हैं एक दूसरे की कंडीशंस, ठीक है, इनको ज़हन में रखा करो। तो इसको यानी फेक फास्ट समझ लें, देखिए ये ना कोई चीज़ निकल जाए, मैं थका इतना हूँ मुझे बात रिपीट करनी पड़ रही है बार बार। रिपीट के अंदर देखो उसने मैं कहा है कि रिपीट अंटिल पासवर्ड 999 है। जिस वक्त हम लोग 999 पासवर्ड पुट करेंगे, मैं कह रहा है इस लूप को बंद कर दो। ये लूप कम से कम एक दफा चलेगा, ठीक है। अगर पहली वैल्यू 999 है भी सही, तब भी एक दफा चलेगा पूरा, फिर वो खत्म होगा। अब दूसरी बात क्या है, इसका मतलब ये कि जब इसका ट्रेस टेबल आप फिल कर रहे होगे, उसने यहाँ पे देखो ना, इसलिए आपको वैल्यू दी हुई है, बड़ा वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी है, उसने आपको 999 वैल्यू ये दी हुई है। जरूरी बात क्या है, इसका मतलब ये कि जो अगला इनपुट है हम इसके अंदर ऑब्वियसली बात नहीं करेंगे कि हमारा लूप खत्म हो जाएगा, लेकिन जो अब गौर सुनना, ये सारे तो ऑब्वियसली बात है हमारे इनपुट होते रहेंगे। उसने कंडीशन दी हुई है रिपीट अंटिल पासवर्ड 999, यानी जिस वक्त पासवर्ड 999 हो इस लूप को खत्म कर दो। लेकिन क्योंकि ये रिपीट लूप है, तो जब हम 999 पुट करेंगे इस स्टेप के अंदर, ये हमने यहां 999 पुट किया है इस स्टेप में, ठीक है, तो ये सारे बाकी स्टेप्स पहले होंगे, उसके बाद वो यहां पहुंचेगा कि वो हमसे वो चेक कर सके कि क्या 999 हुआ है या नहीं हुआ। तो 999 वाला ट्रेस टेबल यहां पे फिल होगा, लेकिन जो उससे अगली वैल्यू है वो उसमें पुट नहीं होगी, क्योंकि यहां पे लूप खत्म हो चुका है। समझ आ गई? अच्छा, अगर यही वाइल के साथ होता, वो मैं कहता वाइल पासवर्ड इज नॉट इक्वल टू 999, ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूं, वाइल के साथ कहता। अब अगर हम यहां पे 999 की वैल्यू पुट करते, ठीक है, तो उसमें वो उस लूप को रन ना करता, खत्म हो जाता, तो ना इसका ट्रेस टेबल वाली वैल्यूज आती ना इसकी आती, यानी इसमें सारी जो वैल्यू वाली इसकी कोई भी हम लोग उसको बाकी स्टेप्स पास ना करते। दूसरी बात मैंने जो समझाई वो आपको ये है कि जब आप अंटिल कह रहे हो, तो जिस वक्त वो कंडीशन मीट होगी आप बंद कर दोगे लूप को उस पूरे पार्ट के बाद, क्योंकि रिपीट एक दफा पूरा होता है। जो आपका वाइल वाला है, वाइल में जब तक वो कंडीशन रहेगी आप चलाते रखोगे लूप को, और जिस वक्त वो कंडीशन से हट जाओगे तो लूप बंद कर दोगे, ठीक है। तो ये जरूरी बात थी। इसके अंदर ट्रेस टेबल की फिलिंग भी सिखा दूं या मस्त। देखो अब इसमें ना मैं हमेशा ही बात समझाता हूं कि बच्चों को इसमें इशू होता है। अब वो पूछेंगे सर पहली लाइन में हमने पासवर्ड लिखना है, नहीं लिखना, उसके स्टेप्स देखो कि किस स्टेप वाइज वो चल रहा है। यहां पर मैं इसको इरेज कर लूं, बहुत ज्यादा ये गुंजलक हुआ पड़ा है, मुझे खुद नजर नहीं आ रहा इस टाइम पे ना। ये देखो अब जो बात समझाने वाली है, बच्चे पूछेंगे सर कि क्या हम लोग पूरे लूप का जो पहला आउटपुट है पहली लाइन में डाल दें? नहीं डालना, आपने स्टेप वाइज चलना है। देखो पहला स्टेप आ गया आपका, यहां पे एक स्टेप मीट हो रहा है, वो आपसे कह रहा है कि इनपुट पासवर्ड, तो यहां बेसिकली ये वाली चीज यहां पे आ जाएगी आपकी, प्लीज आउटपुट पासवर्ड वाला, ये आपको आउटपुट नजर आएगा। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है, उसके साथ ये स्टेप नहीं हो रहा, नेक्स्ट स्टेप ये है कि यहां पे हम वो पासवर्ड पुट करेंगे जो हमारा पहला पासवर्ड है सीक्रेट वाला, ठीक है। समझाने वाली बात क्या है कि ये स्टेप के बाद हम उसके साथ साथ वो चीज नहीं कर रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप है उससे ये। उसके बाद क्या होगा कि उसको चेक करेगा, ठीक है। अब वो कहता है कि आपका ये आ गया, इफ पासवर्ड लेंथ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 कैरेक्टर्स, ठीक है। अब देखो हमारा इसका जो पासवर्ड की लेंथ है SECRET, हमारी पासवर्ड की लेंथ जो है 8 कैरेक्टर से कम है, ठीक है। अब देखो पासवर्ड की लेंथ क्योंकि हमारी 8 कैरेक्टर से कम है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इसका नेक्स्ट रिएक्शन क्या होगा कि वो हमें कहेगा कि भाई इसको वो करो, क्या नाम है, इसको री एंटर करो। जब वो री एंटर की तरफ जाएगा तो ऑब्वियस बात है कि यहाँ पहले वो उसको रिजेक्ट करेगा, हम उसके बाद नेक्स्ट उसके ऊपर आएंगे, यानी ऑब्वियस बात है उसने यहाँ में आउटपुट भी दिए हुए उसके, जब पासवर्ड फीड करेंगे तो हमें उसका आउटपुट देना पड़ेगा। ये करते जाएंगे इस तरह, दूसरे को फिल करो, तीसरे को फिल करो। जरूरी बात क्या है, जब आप 999 पे आओगे तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पहली बार आपका यानी कि वो होने के बाद रिजेक्ट जब हो जाएगा, तो उसके बाद आपने उसे वो नहीं करना, क्या होता है अपना नेक्स्ट वाली जो वैल्यू है, जो आपकी 888 की वैल्यू है, उसको आपने फिल नहीं करना। इसका ट्रेस टेबल नहीं बनेगा यहाँ पे, क्योंकि ये ऑलरेडी उसका पार्ट हो चुका है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखो। बाकी हमारे पास ये आ गया अटेम्प्ट एग्जाम एक्सप्लेन हाउ द एल्गोरिथम कुड बी एक्सटेंडेड टू अलाउ 3 अटेम्प्ट्स एंड इनपुटिंग द मैचिंग पासवर्ड एनी सीटो कोड स्टेटमेंट मस्ट बी फुली। देखो ऑब्वियस ही बात है, ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। इसमें यहाँ पे हमने उसमें एक जो हमारी वो हमारा एक इफ क्लॉज है, हम ज्यादा लगा देंगे, हमारा वो काम चल। बेसिकली यानी ये है कि यहाँ पे हमने पूरी एक इफ वाली इटरेशन दोबारा लगानी है, ये वाली बात है, इसमें कोई ऐसी रॉकेट साइंस नहीं है, सही है। अच्छा हमारे पास आ गया ड्रॉ द मोस्ट फ्लो चार्ट सिंबल। हाँ ये आपको पता होना चाहिए यार, इसमें मैंने सिंबल्स वैसे वहाँ सारे दिए भी हुए हैं कि आपका इसे इनपुट का कौन सा होता है, प्रोसेस का कौन सा होता है, ठीक है। आपका आमतौर पे जो इनपुट का सिंबल होता है वो आप बनाते हो, ये जो आपका होता है ना कर्व वाला उसके साथ, यानी इसका यानी समझ लो ना इनपुट आउटपुट आमतौर पे हमारे इसके साथ बनते हैं ना, थोड़ा सा यूं वाला जो हमारा रेक्टेंगल होता है, यानी इसको थोड़ा सा यूं कर लो, समझ आ गई है। अच्छा दूसरा हमारा यानी कि ये रेक्टेंगल की शेप में जो आ गया, जो इफ है हमारा डिसीजन है, डिसीजन हमारा आमतौर पर इस शेप के अंदर होता है। जो प्रिंट है मैंने आपको बताया कि हमारा इनपुट आउटपुट जो है वो बेसिकली इस शेप के अंदर कहीं ना कहीं होता है, ठीक है। लेकिन ये परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं होता, रेक्टेंगल आपका प्रोसेस के लिए होता है, स्टार्ट और एंड के लिए आपका जो होती है तकरीबन ये वाली शेप होती है इस तरह की, ठीक है। तो ये कॉमन वो है। अच्छा उसके बाद हमारे पास आ जाता है डिस्क्राइब द एल्गोरिथम कुड बी चेंज टू मेक टेस्टिंग टाइम लेस कंज्यूमिंग। हम किस क्वेश्चन पे आ गए हैं?
राइट एल्गोरिथम मस्ट बी इनपुट 5। अब देखो ये भी आपका बेसिकली कॉमन नॉलेज का क्वेश्चन है। देखो आप पेपर का आपका मोस्टली पार्ट जो है वो कॉमन नॉलेज बना दिया है कि जो आपका प्रायर नॉलेज है उस पर बेस करता है। राइट एल्गोरिथम कोड टू इनपुट 500 पॉजिटिव नंबर्स, ईच नंबर इनपुट मस्ट बी लेस देन 1000। देखो अब यहाँ इसको ना ब्रेकअप किया करो, टाइम बहुत कम रह गया, मैं इसको आपको क्वेश्चन समझा देता हूँ ताकि आपको बात समझ आ जाए। एक तो ये चीज़ आ गई कि हमने 500 इनपुट करने हैं पॉजिटिव नंबर। इससे क्या बात साबित होती है कि ये हमारे पास एक कंडीशन आ गई है, होल नंबर होने चाहिए। दूसरी कंडीशन आ गई है, कंडीशंस को देखा करो कहां कहां लगा रहा है वो। एक कंडीशन है होल नंबर, दूसरी कंडीशन है पॉजिटिव नंबर, तीसरी कंडीशन है कि हर नंबर जो है वो आपका लेस देन 1000 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने तमाम नंबर्स को कंपेयर करना है आपस में हर स्टेप के अंदर, ताकि आप उसमें से लार्जेस्ट नंबर का इनपुट दे सको। ये इसका कॉमन तरीका ये होता है कि आप साइड बाय साथ हर इटरेशन में साथ साथ ही कंपेयर करते जाओ, क्या ये वाला नंबर पिछले से ज्यादा है, नहीं है तो उसको उस वक्त रिजेक्ट कर दो, अगर है तो उसको चेंज कर दो, एक आप उसमें अलग से वेरिएबल बना लो उसके लिए, ठीक है। इस तरह स्मॉलेस्ट का भी आपने इस तरह करना होता है। उसके बाद जो आपका अभी देखो ये वाला पार्ट है, द रेंज डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर। जरूरी बात क्या है इसके अंदर, ये आप हर बारी नहीं कर सकते, ना ही आपको करने की जरूरत है। ये चीज ज़हन में रखा करो कि कौन से स्टेप लूप के अंदर आएंगे, कौन से लूप के बाहर आएंगे। ये जो बाकी सारे स्टेप आपके यहां पे तकरीबन मोस्टली लूप के अंदर आ रहे हैं, ये जो स्टेप है आपका डिफरेंस फाइंड करने वाला, ये लूप के अंदर करने की जरूरत नहीं है। इसमें आप क्या करोगे कि जब आपका लूप खत्म हो जाएगा तो उस वक्त जो आपके तमाम आपने इनपुट्स कर ली, सारा कुछ चेक करके हाईएस्ट और लोएस्ट अलग अलग कर ली, उसके बाद लूप के बाद जो है एक दफा चेक कर लोगे भाई इसकी जो है अब इस वक्त जो हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू है उसकी आपस में रेंज क्या है, बस। तो ये देखा करो कि कौन सी चीज लूप में आनी चाहिए, कौन सी चीज लूप में नहीं आनी चाहिए, कौन सी चीज बार बार होनी जरूरी है, कौन सी चीज सिर्फ एंड में होनी जरूरी है, ठीक है। इस तरह की चीजें आ गई। और कोई मेन बात नहीं, तो शुरू में आप उसके डिक्लेयर करवाते हो ना, उसमें ये चीजें रखा करो कि डिक्लेरेशन इस तरह हो आपकी, जो आप शुरू में वेरिएबल्स ला रहे हो उनकी इनिशियल वैल्यूज ऐसी हो जो सेंस बना रही हो। ये ना हो कि आपकी इनिशियल वैल्यू, देखो अब यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि हमारा ऑब्वियस ही बात है जो हमारा यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर होगा, समझो इस बात को, यहाँ पे हमारा स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हमारा होगा, यानी कि क्योंकि हमने पॉजिटिव इंटीजर्स करने हैं तो 1 से स्टार्ट होगा, ठीक है। यहाँ पे जो हमारा लार्जेस्ट नंबर है वो हमारा होगा 999, इससे ज्यादा यानी हम इनपुट नहीं कर सकते, जो हमारा अगर होता है तो मैक्सिमम ये होगा। आप जब स्टार्ट करोगे, अगर आपने स्टार्ट में लार्जेस्ट वैल्यू डिक्लेयर करवा दी 1000, तो आपका पूरा 1000 दफा लूप चला लो, क्योंकि आपका लूप इस तरह उसमें इफ देन आप उसमें कंडीशंस लगाओगे, आप कभी भी 1000 से 999 से बड़ी वैल्यू तो पुट ही नहीं कर सकते इसके अंदर। तो इसका मतलब है आपका लार्जेस्ट वहीं खड़ा रहेगा। सिमिलरली अगर आप स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है 0, -1, -2 इस तरह की डिक्लेयर करवा देते हो, तो आप जो भी वैल्यू पुट करोगे वो उससे बड़ी होगी, तो आपका वो भी खड़ा रहेगा। तो इसलिए आपने करना क्या है, यहां कॉमन सेंस यूज किया करो। जो आपका लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू है, यहां आपकी लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो इनपुट हो सकती है वो 999 है, ठीक है। तो अपनी जो स्टार्टिंग आपके पास स्मॉलेस्ट वाला जो स्मॉलेस्ट वेरिएबल है ना, उसको आप डिक्लेयर करवा दो 1000। एक तरीके आप 15,000 करवा सकते हो, लेकिन कम से कम 1000 डिक्लेयर करवाओ, क्योंकि इससे जो नीचे वाली वैल्यू है वो इससे कम होने का चांस है, उससे नीचे वाली वैल्यू उससे कम होने का चांस है। तो आपका जो स्मॉलेस्ट वाला है वो आप डिक्लेयर करवा दोगे 1000, जो आपकी लार्जेस्ट वैल्यू पॉसिबल से एक ज्यादा है। इस तरह जो आपका लार्जेस्ट वाला आप स्टार्ट में वेरिएबल वो करवाओगे, इंट्रोड्यूस करवाओगे, वो अपनी स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू जो कि 1 है उससे एक कम करवाओगे, ताकि हर अगली वैल्यू उससे ज्यादा हो सके, ताकि आप उनको कंपेयर कर सको, वरना तो कभी मूव ही नहीं करेगा वहां से। तो ये इसलिए जो लार्जेस्ट है वो आप जो इनिशियल वेरिएबल डिक्लेयर करवाओगे वो आपकी उस लूप की स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू से एक कम होना चाहिए। जो आपका स्मॉलेस्ट है, जब आप शुरू में डिक्लेयर करवाओगे इनिशियल वैल्यू, आपकी उस लूप की लार्जेस्ट पॉसिबल वैल्यू से एक ज्यादा होना चाहिए, ताकि जब आप अगली वैल्यू पुट करो उसका कंपेयर करके उससे स्मॉल या उससे लार्ज हो सके, वरना तो वहीं खड़े रहेंगे वो, क्योंकि उनसे ना तो लार्जर वैल्यू आ सकती है ना स्मॉलर वैल्यू आ सकती है। अगर आप इवन कोई मिड की वैल्यू ले लेती हो, लूप के बीच की कोई वैल्यू, तो इसका मतलब अगर आप शुरू में कोई वैल्यू उससे कम इनपुट करते हो, या अगर आपने एक लार्जेस्ट वैल्यू जो लूप आपने जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो ले ली आपने ऑलरेडी उसके अंदर 500, अब ये लूप के अंदर है, ठीक है। आपने सारी वैल्यू जो इनपुट करवाई, हालांकि आप कर सकते थे 1 से 999 तक, आपने सारी वैल्यूज 300 से नीचे नीचे की इनपुट कराई। अब आपका फाइनल लार्जेस्ट तो 500 आ रहा है, वो तो इनपुट ही नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि आपने उसके बीच की कोई वैल्यू नहीं लेनी, आपने एक्सट्रीम वैल्यू उठानी है जो कि उससे बाहर होने इनसे, ठीक है, लेकिन उल्टी, स्मॉलेस्ट के लिए लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट के लिए स्मॉलेस्ट वैल्यू, 1 मोर देन एंड 1 लेस देन द पॉसिबल 1 जो आपके उसमें होती है। अब आ जाता है प्री रिलीज का, याद है उसमें कॉमन सेंस की बात है। ये जो आपका है ना, ये वाला पार्ट है, हाँ जरूरी बात में बताने वाली थी आपको, वो ये है कि आपके पेपर में वो कभी भी आपको नहीं कहता कि आपने जो है वो करना है, कहाँ गया वो, लेट मी फाइंड दैट पार्ट।
वेयर इज द ब्रो, वेयर इज द ब्रो, वेयर इज द ब्रो, ब्रो किधर हो आप, ब्रो मैन, ब्रो वेयर आर यू, वेयर आर यू ब्रो। ये देखो उसने कहा हुआ है या तो सीडो कोड यूज करो, ठीक है, या प्रोग्रामिंग या फ्लो चार्ट। तो इस लेवल पे प्रोग्रामिंग में ना फंसो, ए लेवल पूरा सिखाएगा आपको, जीरो से प्रोग्रामिंग सिखाएगा। बच्चे फंस जाते हैं सीडो कोड यूज करो यार, चिल सीन उसको करो, आप क्यों प्रोग्राम फंसते हो, ठीक है। अच्छा अब जरूरी बात क्या है, यहाँ पे ये जो वैलिडेशन चेक्स हैं इसके अंदर, ये उस जो आपको वहां उसने, अच्छा जरूरी बात क्या है देखो समझो, प्री रिलीज मटेरियल जो है ना उसका अगली उसकी जो है ना पहली लाइन पढ़ना, मैं को दिखाता हूँ जो पहली लाइन वो वहां कहना चाहता है। ये आ गया ना, किधर गया किधर गया, वो कहाँ गया भाई। देखो उसने कहीं भी आपसे ना पूरा टास्क 2 करवाया है, पार्ट ऑफ टास्क 2 करवाएगा, ठीक है ना, उसने जो है आपसे यानी उसका जो है पूरा टास्क 3 करवाया है, ठीक है। उसने यहां आपको कहा है कि सिर्फ आपने बताना है किस तरह आपका प्रोग्राम उसको रन कर रहा है। बच्चे जब रट्टा मारते हैं, मसला ये होता है कि जब आप प्री रिलीज मटेरियल का रट्टा मारोगे ना, आप पूरा पूरा प्रोग्राम याद करके जाओगे, वो वहां आपसे पूरा पूरा नहीं पूछ रहा, वो आपसे कोई पार्ट पूछेगा उसका, कोई स्पेसिफिक फंक्शन पूछेगा, या उसके ऊपर कमेंट करना पूछेगा। आप वो लिखो तो उसे पता लगेगा भाई रट्टा मारे गए हो, आप वो सही चीज नहीं लिख रहे उसके अंदर। रट्टा मारने से मुराद ये रट्टे के मार्क्स तो नहीं काटेगा, समझाने वाली बात ये कि वो जो वो रिक्वायरमेंट कर रहा है पेपर में वो आप नहीं पूरी कर रहे होंगे। मुझे कभी नहीं समझ आई क्यों बच्चे प्री रिलीज मटेरियल के जो आंसर उनको याद कर रहे होते हैं, कोई जरूरत ही नहीं है याद करने की उनको। अगर आपको सीडो कोड लिखना आता है वहां लिख लोगे, वहां डायरेक्टली तो उसका आंसर लिखना ही नहीं है जो आप याद करके जा रहे हो, ठीक है। उसमें स्पेकुलेशंस बनाई होती हैं, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम रन किए होते हैं, यूट्यूब पे 5-5 घंटे की वीडियोस होती हैं, विजुअल बेसिक से बनाया होता है, पता नहीं क्यों बनाया होता है, कोई समझ नहीं आई मुझे आज तक। खैर अच्छा देखो जो एरर डिक्लेरेशन का काम है, गिवन सिचुएशन, कॉमन सेंस, प्रायर नॉलेज हो सकता है। वैलिडेशन चेक्स जो होते हैं ऑब्वियसली बात है, आपने देखना है कि यहाँ पे कौन सी चीजें वैलिडेशन के अंदर आ सकती हैं, ठीक है। और यहाँ वो आपको उसमें क्वेश्चन में किन चीजों की वैलिडेशन के बारे में बता रहा है। देखो यहाँ उसने आपको अच्छा टास्क नंबर जो दिया है गौर से देखना किस टास्क की बात कर रहा है, वहां पे क्या वैलिडेशन का इशू आ सकता है, उसको किस तरह आप हैंडल करोगे, ठीक है। बाकी आप पास ये आ गया, वैलिडेशन चेक्स आ गए। अच्छा उसके बाद आप पास और क्या चीज़ है, सीडो कोड जैसे हमने वो लिखा है वैसे ही आपने ये लिखना है, ठीक है। यानी कोई उसमें से रॉकेट साइंस नहीं है, कोई हो प्री रिलीज मटेरियल डरना नहीं है उससे, आसान है, सेम उस तरह सिचुएशन दी उस तरह आपने करना है, सही है। बाकी आप पास ये आया था इंक्लूड स्टेटमेंट दैट यू हैव यूज्ड इन द पर्पस ऑफ ईच स्टेटमेंट। ये जो चीज़ है, ये जो पार्ट है, इसको अब यहां समझने वाली बात क्या है, यहां आपने अपना उसके ऊपर कमेंट करना होता है। आपको वो ये चेक कर रहा है कि आपको क्या अपने ही उसका नॉलेज है या नहीं। वो आपसे आपका नॉलेज पूछ रहा है कि भाई आपको खुद पता है यहाँ क्या हो रहा है, किस स्टेटमेंट में आप क्या कर रहे हो, किस स्टेटमेंट से क्या चीज़ की जा रही है। क्या रॉकेट साइंस इसमें, कुछ भी नहीं, इजी पेपर है, इजी रहना। टाइम बहुत ऊपर हो गया है, 11-13 हो गए हैं यार, मेरा काम रह जाएगा, मैं इसको बंद करके लगाता हूँ। बहुत शुक्रिया।